हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रवि जून। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक की कविता है यह दंतुरित मुस्कान और फसल। कविता के कवि हैं नागार्जुन। तो कविता शुरू करने से पहले हम नागार्जुन जी के जीवन परिचय पर एक नज़र डालेंगे। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता या फिर कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, अर्थात उन्होंने बौद्ध धर्म से शिक्षा दीक्षा जो है प्राप्त की। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में वे स्वदेश लौट आए, अर्थात भारत वापस लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। अब कवि की जो है साहित्यिक रचनाएं हैं, एक बार उन पर नज़र डालते हैं। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के जो 7 खंड हैं उनमें प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया है, जिनमें से प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। अब राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेकों बार जेल भी जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले जो नागार्जुन थे, उन्होंने बांग्ला और संस्कृत में भी अपनी अनेकों कविताएं लिखी थी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं, अर्थात प्रसिद्ध हैं। अब कवि की साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं? लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले जो नागार्जुन हैं, वो भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जनकवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलनधर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। अब कवि भाषा शैली क्या है उस पर हम एक नज़र डालते हैं। कवि जो हैं उन्होंने अपनी भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है, अतुकान छंद का प्रयोग किया है, और जो नागार्जुन हैं उनकी काव्य रचना में छंदों का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। कवि ने अलंकारों का भी सटीक प्रयोग किया है और अपनी कविताओं और लेखों में उन्होंने प्रसाद गुण संपूर्ण जगह विद्यमान रखा है। अब जो हमारी कविता है यह दंतुरित मुस्कान, उसका सार मैं आपके सामने रखना चाहूँगा एक बार। यह दंतुरित मुस्कान कविता में जो कवि है वो छोटे बच्चे की जो मनोहारी मुस्कान होती है उसको देखकर जो उसके मन में भाव उमड़ते हैं उन्हें इस कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट करता है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांकपन जुड़ जाता है। अब हमारी कविता है यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि क्या कहता है?
कवि अपने छोटे से बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारे छोटे छोटे दांतों से सजे हुए और भरे मुंह की मुस्कान इतनी आकर्षक है कि वह तो मृतकों में भी जान डालने की क्षमता रखती है। आगे है, धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली धूसर शब्द का अर्थ होता है धूल मिट्टी, गात शरीर के अंग प्रत्यंग। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। अब कवि क्या कहता है कि तुम्हारे शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग जो है वो धूल मिट्टी से सना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम तालाब को छोड़कर मेरी निर्धन की झोपड़ी में खिलने वाले कमल हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस क्या होता है? स्पर्श। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो अब कवि क्या कहता है कि वह तालाब भी पत्थर होगा पहले, पर तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर वह पिघल गया होगा और जल बन गया होगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बाँस था कि बबूल। अब कवि क्या कहता है कि चाहे वह बाँस हो या बबूल, पर तुमसे छूकर उससे भी शेफालिका के कोमल फूल झड़ने लगते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष शब्द का अर्थ होता है भाई बिना पलक झपकाए लगातार देखना। कवि उस नन्हे बच्चे से पूछता है कि क्या उसने उसे पहचाना था कि नहीं। क्या वह नन्हा बच्चा हैरानी से भरकर बिना पलके झपकाए लगातार बस उसकी ओर देखता ही रहेगा। थक गए हो आँख लूँ मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। अब कवि क्या कहता है कि क्या वह नन्हा बच्चा थक गया था, क्या वह उससे मुंह फेर ले। कवि कहता है कि यदि वह उससे पहले पहचान नहीं पाया तो भी कोई बात नहीं। तो भाव क्या है कि वह जो बच्चा है अभी बहुत छोटा है और बहुत भोला भाला और सुंदर है। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि कहता है कि हे सुंदर दांतों वाले मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच माध्यम ने बनी होती तो मैं कभी भी तुम्हारे और तुम्हारी सुंदर मुस्कान को देख न पाता और न ही तुम्हें जान पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। अब कवि कहता है कि तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। मैं तुम दोनों का आभारी हूँ। मैं तो लंबे समय से कहीं बाहर था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा हूँ, पराया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। अब कवि क्या कहता है कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए मेहमान की तरह हूँ, इसलिए तुम्हारा मेरा साथ कोई संबंध नहीं रहा। तुम्हारे लिए मैं अनजाना सा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारी माँ ही आत्मीयता पूर्वक तुम्हारा पालन पोषण करती रही, तुम्हें अपना प्यार प्रदान करती रही, वही तुम्हारा पंचामृत से पालन पोषण करती रही। फ्रेंड्स, जो मधुपर्क है वो उसको आम लोग पंचामृत कहते हैं अपनी भाषा में, अर्थात जो है बच्चे को जीवन देने वाला आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ का प्यार जो है इस कविता में इस शब्द का अर्थ लिया गया है। आगे है, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरिक मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब कवि कहता है कि तुम मुझे देखकर हैरान से थे और मेरी ओर कनखियों से देख रहे थे। जब कभी अचानक तुम्हारी और मेरी दृष्टि मिल जाती थी तो मुझे तुम्हारे मुंह में तुम्हारे चमकते हुए सुंदर दांतों से युक्त मुस्कान दिखाई दे जाती थी।
सच ही मुझे तुम्हारी दूधिया दांतों से सजी मुस्कान बहुत सुंदर लगती है। मैं तो तुम्हारी मुस्कान पर मुग्ध हूँ। इस पूर्ण कविता में जो है कवि ने क्या भाव कहा है वो मैं आपको अब बताता हूँ। कवि ने जो है छोटे से बच्चे के दांतों की सुंदरता की सराहना करते हुए उसे भोला भाला और सीधा माना है। कवि जो है वो अपने नन्हे से बच्चे की जो मधुर मुस्कान है उसके आकर्षण का सहज सुंदर वर्णन करता है और अपनी पत्नी की कर्तव्य निष्ठा का भी उल्लेख करता है, जिसने उसकी अनुपस्थिति में अपने पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया था। अब कई बार हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है कि शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो उसमें हमें बताना होता है कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कवि ने जो है इस पूर्ण कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया है और तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। कवि ने जो है प्रश्न शैली, प्रसाद गुण, वात्सल्य रस का भी इस जो है कविता है ये इसमें प्रयोग किया है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कविता में से अनुप्रास अलंकार छाटिए, तो हमारी कविता में अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ पर था। पहली जगह थी परस पाकर, पै वर्ण की वहाँ पर आवृत्ति थी। दूसरा स्थान था धूली धूसर, ध वर्ण की वहाँ पर आवृत्ति थी। उसके बाद जो है अनुप्रास अलंकार कहाँ पर विद्यमान है। माँ ने माध्यम, माँ की कराती रही मधु पर, मैं वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तद्भव शब्दों का भी जो है कवि ने प्रयोग किया है। तद्भव शब्द जैसे माँ, मुस्कान और मृतक और जलजात। तद्भव शब्द उदाहरण परस, फूल, प्रवासी, संपर्क। अब जो हमारी कविता है, अपनी अगली कविता की ओर हम बढ़ते हैं। फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि क्या कहता है कि फसल को उत्पन्न करने के लिए एक दो नहीं बल्कि अनेकों नदियों से प्राप्त होने वाला पानी जो है वो अपना जादुई प्रभाव दिखाता है। उस पानी के कारण ही यह पनपती है और फसल जो है वो बढ़ती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि क्या कहता है कि इस फसल को उगाने के लिए किसी एक व्यक्ति के नहीं, दो व्यक्ति के नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के द्वारा छूने की गरिमा छिपी हुई है इस फसल में। यह लाखों करोड़ों इंसानों के परिश्रम का परिणाम है। एक नहीं, दो की नहीं, हजारों हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। अब कवि क्या कहता है कि इस फसल में एक दो खेतों की मिट्टी नहीं प्रयुक्त हुई है, इसमें तो हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी की विशेषताएं छिपी हुई हैं। मिट्टी का जो गुणधर्म है वो छिपा हुआ है। आगे है फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब कवि प्रश्न करता है कि फसल क्या है। फसल जो है वो ढेर सारी नदियों के द्वारा लाए गए पानी का जादू है, जिससे इसे उपजाने में सहायता दी। इसमें न जाने कितने लोगों के हाथों का परिश्रम छिपा है। यह उन हाथों की महिमा का परिणाम है। भूरी काली संदली मिट्टी की विशेषताएं जो हैं इस फसल में विद्यमान है। यह सूर्य की किरणों का फसल के रूप में परिवर्तन है। सूर्य ने अपनी किरणों से उसे बढ़ाया है, उसे अर्थात फसल को जो है बढ़ाया है, जीवन दिया है। हवा ने इसे थिरकने और इधर उधर डोलने का गुण प्रदान किया है। अर्थात भाव क्या है कि फसल, प्रकृति और जो मनुष्य है उनके सामूहिक प्रयत्नों का ही
परिणाम है। अब जो है इस फसल कविता का अगर आपसे भावार्थ पूछा जाए तो भावार्थ क्या होगा? कवि ने फसलों के उत्पन्न होने का आधार और परिश्रम केवल मनुष्य को नहीं माना, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के मिले जुले सहयोग को माना है। शिल्प सौंदर्य में हम बता सकते हैं कि खड़ी बोली और अभिधा शब्द शक्ति का जो है प्रयोग किया गया है और प्रश्न शैली का भी प्रयोग किया गया है। प्रश्न शैली कहाँ पर प्रयोग की गई है? फसल क्या है। अतुकान छंदों का प्रयोग है इस कविता में और तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है। तद्भव शब्द जैसे हाथ और मिट्टी और तत्सम शब्द जैसे स्पर्श और गरिमा। अलंकारों का भी कवि ने अच्छा प्रयोग किया है। इस कविता में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, जैसे लाख लाख और कोटि कोटि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और प्रश्न अलंकार भी है। कहाँ? फसल क्या है में। और अनुप्रास अलंकार भूरी काली संदिली। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार किस कारण है? ई वर्ण की आवृत्ति के कारण। तो फ्रेंड्स, मैं ये आशा कर सकता हूँ कि आपको यह दंतोरित मुस्कान और जो उत्साह कविता है वो समझ में आ गई होगी। और यदि आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे को बता सकते हैं, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।